एवरी वन वेलकम टू माई अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माई चैनल बुशास डायरी। एंड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकाज़े मोहब्बत की 23rd एपिसोड। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे गांव छोड़ा है थोड़े दिनों के लिए, फिर वापस आ जाऊंगी। यूनिवर्सिटी से वापस जाते हुए हयाब ने आहिस्ता आवाज में फरमाइश की तो वो गर्दन घुमा के आबरू झुकाए उसे देखने लगा। थोड़े दिनों के लिए? उसने तस्दीक करना चाहिए। हाँ ना, कितने दिन हो गए मैं दादी जान से नहीं मिली, और जब से वापस गए हैं मुझे और याद आने लगी है इन सब की। वो बेबसी से अपनी हालत बताने लगी। मैं एक दिन के लिए भी ना छोड़ के आऊँ वहाँ, तुम कुछ दिनों की बात कर रही हो? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया तो हयाब ने नासमझी से देखा। जी, मुझे अभी बहुत से काम है और कोर्ट का भी चक्कर लग जाना है, तो फिलहाल ये मुमकिन नहीं। तुम्हारे एग्जाम्स के बाद जाएंगे, मैं भी साथ ही चलूंगा तब। वो संजीदगी से अपना प्लान तरतीब देता उसको बताने लगा कि हयाब का सुन के मूड ऑफ हो गया। इसमें अभी बहुत वक्त है, आप कल मुझे छोड़ आए, वीकेंड पे ले आइएगा वापस। अब वो उसकी तरफ मुकम्मल रुख करती हुई इल्तिजा करने लगी। जाने क्यों अब उसे शिद्दत से सबकी याद आना शुरू हो गई थी, जबकि उसके रहने की मुद्दत का सुनते आसिफ को जैसे झटका सा लगा। पूरा हफ्ता अपने तासुरात छुपाता वो आबरू झुका के पूछने लगा, जिसपे उसने जोरों शोर से उस बात में सर हिलाया। नहीं, सपाट सा जवाब मिला, जिसपे वो आंखें घुमाती हुई बाहर खिड़की की तरफ रुख किए बैठ गई कि अब उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। आज अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर लेना। कुछ देर गाड़ी में खामोशी ऐसे ही छाई रही तो उसमें आसिम जहांगीर की संजीदा सी आवाज उभरी। जी, मैं इतना कह के वो फिर से खामोश हो गई। कल उनके केस की सुनवाई थी और उसने अभी अमाद को कॉल करके बुलवाना भी था, इस बात से बेखबर कि वो खुद किसी मुसीबत में फंसा हुआ था। रिमशा को उसके हॉस्टल से पिक करते हुए दोनों कैब की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचे तो अदर साहब को परेशान देखते जहांगीर ने दरियाफ्त किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दुआ नहीं मिल रही। क्या मतलब नहीं मिल रही? कहाँ जा सकती है वो? उनकी बात सुनते जहांगीर माथे पे बल लिए कहने लगा, जबकि हयात खुद परेशानी से देखने लगी कि अचानक क्या हो गया। आप जाएं, उसे ढूंढ के लाएं जल्दी से। हयात होश में आती आसिम के पास जाती उसके बाजू को पकड़ती इल्तिजा करने लगी। रमशा खामोश बुत परे सब देख रही थी। परेशान ना हो, मैं जाता हूँ, तुम इधर ही सबके पास रुको। नरमी से उसके रुखसार पे हाथ रखता उसे तसल्ली देने लगा और दादा जान से इजाजत लेता हुआ वहां से निकलता चला गया। वहां से निकलते अपनी गाड़ी पर बैठते ही उसने एक नंबर डायल किया और दूसरी तरफ राब्ता होने का इंतजार करने लगा। जहांगीर खान, कैसे हो? मैं तुमसे बात करने का सोच रहा था। दरअसल मुझे केस के बारे में राब्ता होते ही दूसरी जानिब मौजूद शख्स बोलना शुरू हुआ तो जहांगीर गहरा सांस भर के उन्हें टोक गया। सर, मुझे अभी बस ये जानना है कि आपका भाई किधर है इस वक्त? खुद को नॉर्मल रखते हुए तो सर सपाट लहजे में पूछा तो अकबर आदम ठटके। फहद से उसको उसको क्या कहा? क्यों, क्या हुआ? अब की बार वो भी संजीदा से पूछने लगे। मुझे बस ये बताएं कि वो कहाँ है। अगर आपको नहीं मालूम तो मुझे उसका नंबर दे दे प्लीज। उनकी बात को खातिर में लाए बगैर वो सर भरता हुआ बोला। तो अकबर आलम फहद के बारे में लाइन बे का इजहार करते फहद का नंबर उसको लिखवाने लगे। बगैर कोई ताखीर किए जहांगीर ने उसके नंबर पे कॉल करना शुरू कर दी। मुसलसल बैल जाने के बाद कोई काट देता था। अपने वकील को कॉल करते उसने नंबर उनको फॉरवर्ड किया कि उसकी लोकेशन फाइंड करे। कहाँ हो इस वक्त? गाड़ी को शहर की हदूद से निकालते उसने मोबाइल ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते अमाद से राब्ता किया। लाला, मैं इधर गाँव में ही हूँ। लाला, दुआ का पता नहीं चल रहा, कुछ गुल अपनी तबीयत खराब कर रही है। अमाद बेबसी से बोला तो जहांगीर ने उसे तसल्ली दी। कितनी देर हो गई है? गाड़ी को दूसरी सड़क पर डालते उसने पूछा। लाला स्कूल की छुट्टी के वक्त से गायब है, 2 घंटे हो गए, वो बेबसी और लाचारगी से बोला। आदमियों से पता करवाया, उन्होंने बताया कि फरहाद कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है आजकल। मैं खुदा बख्श और बाबा वहीं जा रहे हैं, आप भी आ जाएं। अपनी मालूमात के मुताबिक जहांगीर को बताता हुआ गाड़ी में बैठा तो जहांगीर उसकी बात सुनता एक लम्हे के लिए चौंक उठा। तुम उसी तरफ चलो, मैं भी आ रहा हूँ। कॉल काटता हुआ वकील की कॉल आने पे उसे रिसीव करने लगा। वकील ने भी यही बताया कि कंस्ट्रक्शन एरिया की तरफ है, जहाँ उनकी बिल्डिंग वगैरह का काम चल रहा था। गाड़ी की स्पीड तेज करता वो भी उसी जानिब रवाना हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अरसाम के हमरा वो जब अपने उनके घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले उनका सामना अकबर आजम से हुआ, जो लाउंज लाउंज में ही बैठे थे। परेशानी उनके चेहरे पर वाज़ा नजर आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ बेटा, कैसे आना हुआ? रुकिया बेगम अपने कमरे से बाहर निकली तो उन दोनों को इकट्ठा देखते वो खुशनुमा से कहती हुई सनम को गले से लगा गई।
बस ऐसे ही हमने सोचा कि एक बार मिल आए, काफ़ी देर हो गई यहाँ आए। सनम मुस्कुराती हुई बताने लगी, जबकि वो अकबर आज़म की परेशानी नोट कर चुकी थी। साथ ही रुकिया बेगम का रवैया भी महसूस कर गई थी। आओ बैठो, मैं कुछ लेके आती हूँ। वो उनको सोफों की तरफ इशारा करते जाने लगी कि सनम ने रोक लिया तकलीफ से। क्या हुआ तायाजान, आप परेशान लग रहे हैं? अर्तसाम बराह रात उनकी जानिब देखता हुआ पूछने लगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले। लेकिन अर्तसाम उनकी बात से मुतमईन न हुआ। आपका बेटा हूँ मैं, बिला झिझक बताए। वो उनके करीब होता हाथ थामे अपनायत से पूछने लगा। बेटा, उस दिन के बाद मैंने केस के बारे में बहुत सोचा और नतीजे पे भी पहुंच गया, लेकिन फरहाद, सरसरी से बताते हुए फरहाद के जिक्र पे खामोश हो गए। तो सनम ने नासमझी से इंतजाम को देखते वापस तायाजान को देखा। फरहाद ने क्या किया? बेटे, फरहाद ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी करके रख दी। जब मैं सब कुछ ठीक करने के चक्कर में हूँ तो वो सब बिगाड़ रहा है। उसने जहांगीर के छोटे भाई की बेटी को अगवा कर लिया है। जैसे जैसे वो बताते गए, सनम में हैरतों के पहाड़ टूटते गए। अमाद भाई की बेटी यानी गुल की? दुआ का फरहाद चाचू से क्या ताल्लुक? सनम को तो बिल्कुल भी उनकी बात समझ ना आई, तो नासमझी से दोनों को देखती पूछने लगी। गुललाला फरहाद की बीवी थी, तो उनकी तलाक के बाद हुई थी। फरहाद अब उसी के पीछे था। अकबर आजम की खामोशी में रुकिया बेगम ने बताया तो सनम को तो जैसे झटका लगा। वो एहतसाब को देखती तो कभी रुकिया बेगम को, जिन्होंने बताया था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो उलझन से बोली। क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी न था कि उनका आपस में कोई रिश्ता भी था। आप कॉल करके पूछे भाई को। सनम घबराते दिल से एहतसाब को देखती हुई बोली। हाँ, मैं करता हूँ। एहतसाब इस्बात में सर हिलाता हुआ बोला और जहांगीर को कॉल मिलाने लगा, लेकिन नंबर बिजी जा रहा था। अभी एहतसाब जहांगीर को कॉल करने में मसरूफ था कि दीपा सीढ़ियाँ उतरती हुई एहतसाब से टकराने को थी कि बरवक वो साइड पे हो गया। सो सॉरी भाई। एहतसाब अभी उसकी फुर्ती देखता हैरत में जाने वाला था कि उसके अगले अल्फाज सुनते वो सदमे में ही पहुंच गया। इट्स ओके। वो हल्की सी मुस्कुराहट पास करता हुआ साइड पे हुआ और बाहर लॉन की तरफ चला गया। अभी वो अपने नखरे को मनाने की हालत में नहीं था। दीपक मुस्कुराती हुई अब सनम से मिली। सनम को उसके रवैये से हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि ठोकर के बाद इंसान इसी तरह सीधा होता था। दीपक को तो अल्लाह ने अपनी पनाह में रखा था और वो बर वक्त संभल गई थी, वरना उससे भी बुरी ठोकर खा सकती थी वो। सनम अभी इससे क्या बात करती, वो तो खुद दुआ के लिए परेशान थी। और आज जो बात उस पे खुली, वो उसके लिए किसी पत्थर से कम नहीं थी, जो अचानक से उसे आके लगा था। सुले लाला साहब के सबसे छोटे चाचू फरहाद की साहब का बीवी थी। वो जितना हैरान होती उतना कम था। हाँ, जहांगीर पता चला कुछ फरहाद के बारे में? राब्ता होते ही अख्तर साहब ने परेशानी से पूछा, तो उसने उसी जगह के बारे में बताया जहाँ वो खुद जा रहा था। थोड़ी देर में अपनी रवानगी का बताते वो भी सनम को घर जाने की हिदायत करता हुआ निकल पड़ा। कच्ची सड़कों पर जगह जगह तामीराती का, काम का साजो सामान पड़ा था। कुछ सड़कें पक्की पक्की हो चुकी थी और कुछ का काम जारी है, जो कोर्ट के ऑर्डर से रोका जा चुका था। दो मंजिला इमारतें वो दो मंजिला इमारतें भी जेरे तामीर थी अभी। एक इमारत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, जहाँ पे अक्सर ये लोग मीटिंग्स वगैरह करते थे। अपनी गाड़ी को उस जगह से कदरे दूर पार करते हुए वो इस इमारत की जानिब बढ़ा। उसके पीछे पीछे ही पुलिस के सिपाही भी मौजूद थे, जो अलर्ट थे। उनको इतना तो अंदाजा था कि जो भी फरहाद के साथ मौजूद होंगे, उनके पास असला नहीं होगा। अगर हुआ भी तो ज्यादा नहीं, लेकिन वो फिर भी सब चौकन्ना थे। आप जरा फासले पे हो जाए। एक पुलिस एहलकार जहांगीर को मोहतात हुआ बोला। इमारत के अंदर दाखिल होते ही जहांगीर का मोबाइल ब्लिंक करने लगा, तो देखा कि अब्बास की कॉल आ रही थी। वो उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे थे। हालांकि उनको यहाँ उससे पहले पहुंच जाना चाहिए था। जब उसने फोन ना उठाया तो अब्बास को एक मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें उसने बताया कि उनकी गाड़ी अचानक ही रास्ते में खराब हो गई है, तो वही फंस गए हैं। जहांगीर को यह हरकत भी फरार के आदमियों की ही लगी थी। पुलिस के साथ जब वो अंदर दाखिल हुए तो जहांगीर को दुआ की रोने की आवाज आई। उसकी आवाज से तो वो जैसे तड़प उठा था। पुलिस को इशारा करता हुआ वो उनके साथ आगे बढ़ा। जब कमरे में देखा कि फरहाद किसी बच्ची के साथ लगा उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही पुलिस के एहलकार अंदर दाखिल हुए और हर एक को घेर लिया। वहाँ तकरीबन 4 लोग थे, जिनमें एक फरहाद भी था। जहांगीर बाबू। आसिफ जहांगीर को देखते दुआ फरहाद से अपना हाथ छुड़ाती हुई भागती हुई आसिफ से लिपट गई, तो तड़प के उसे गोद में उठाया। मेरा बच्चा, उसको शिद्दत जज्बात से चूमते हुए सीने में भेजा तो दुआ रोने लगी। उसको वापस करो जहांगीर। जहांगीर खान, ये मेरी बेटी है। पुलिस की सख्त गिरफ्त में वो मचलता हुआ गुस्से से गुर्राया तो दुआ सहम के उसमें मुकम्मल समा गई। ये तुम्हारी बेटी कभी भी नहीं हुई फरहाद। फरहाद आदम, इसलिए अपना हक जताना बंद करो मेरी बच्ची पे। जहांगीर सर लहजे में उससे बोला तो वो उससे दाइया हंसा। तुम्हारी बच्ची?
کہیں اس سے پہلے وہ اپنے منہ سے غلازت بکتا، جہانگیر کا ہاتھ اٹھا تھا اس کے چہرے پہ۔ الفاظ وہ ادا کرو جن کو ادا کرنے کا عذاب تم سہ بھی سکو۔ آئندہ میری فیملی کے بارے میں سوچا تو اپنے سوچنے پہ پچھتاؤ گے۔ اس کے جبڑے کو سختی سے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے وہ گھرایا، اس کی ماں کو مجھے سونپ دو۔ اس کے تھپڑ کا جیسے کوئی اثر نہ ہوا تھا اس پہ۔ اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ جہانگیر کہہ کے دعا کو لیے جانے لگا جب وہ پھر سے بولا، بیوی ہو وہ میری، واپس کرو مجھے ورنہ زندہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چلاتے ہوئے بولا تو اب کی بار اس کو لگام پولیس نے لگائی۔ خبردار اگر تم نے اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو۔ اس کو وارن کرتا بغیر کوئی دوسری بات کیے وہ وہاں سے نکلا تو احتساب اس کو آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی اکبر اعظم بھی موجود تھے۔ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ اب پہلے ہی لٹکائے رکھا ہے یہ سب۔ بالوں کو توڑنے سے رگڑتے ہوئے اس نے ماتھے پہ بل لیے کہا، چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم کل ملیں گے، اوکے اللہ حافظ۔ کمرے میں داخل ہوتی حیام کو دیکھتے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوا بولا۔ اس کے اشارے پہ وہ نظریں چراتی ہوئی پاس آئی کیونکہ جب جناب شاور لیے ایسے ہی شرٹ کے بغیر اندر موجود تھا۔ جی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے شرٹ پکڑانے کو کہا اور خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کثرتی بازوؤں کو دیکھتی ہوئی ایک پل کو مسکرائی تھی۔ کتنے موٹے بازو ہیں آپ کے۔ اس کو شرٹ پکڑانے کے بعد بیڈ پہ لیٹی دعا کے پاس آتی اسے اٹھانے لگی جبکہ اس کے تبسم پہ جہانگیر نے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے پھر اپنے بازوؤں کو دیکھا۔ پھر بھی تمہیں پسند ہے یہ؟ اسے جیتی سے جتا کے بولا تو حیام کو حیرانگی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سوچ پڑھنے میں ماہر ہے تو اپنے شوہر سے بحث کرنا فضول تھا۔ خوش فہمیاں، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی اور دعا کو نیچے اتارنے لگی۔ اتنے میں وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اپنی ٹائی پہننے لگا۔ یہ ذرا نوٹ باندھ دو، اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو حیام دعا کو فریش ہونے کے لیے بھیج کے اس کی طرف آئی۔ ابھی آپ کورٹ جا رہے ہیں؟ نظریں ٹائی پہ مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، نفی میں ساری لایا جو ہے آپ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کورٹ کی ڈیٹ کل پہ فکس ہو گئی ہے کسی سیاسی ایشو کی وجہ سے، تو آج ہم گاؤں جا رہے ہیں ابھی ناشتے کے فوراً بعد، مختصر سے بتاتا ہوا بولا۔ ہے آپ کے کچھ آگے ہوئے بالوں کان کے پیچھے اڑستے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور خود پہ اسپرے کرنے لگا۔ ایک دو اسپرے کر کے اس کا رخ خیام کی جانب کرتا گردن میں ایک اسپرے کر گیا جس میں وہ برا بناتے ہوئے اس کو گھورنے لگی۔ مجھ پہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہوئے وہ مصنوعی غصے سے بولی تو جہانگیر اس کی طرف ذرا سا جھکا۔ جو خوشبو مجھ سے آتی ہے وہ تم سے بھی آئے، مخصوص کچھ مسکراہٹ لیے بولا اور پیچھے ہوا۔ بہت میچھتے ہو گئے ہیں آپ، اس وقت پڑھتی ہوئی اس سے بولی تو اب کی بار جہانگیر کا بے ساختہ کمرے میں کہکا گونجا۔ آپ ہی؟ اس کو ہنستا ہوا دیکھتے وہ بھی کھل کے مسکرانے لگی کہ تبھی واش روم سے باہر آتی دعا نے آنکھیں مسلتے ہوئے پکارا، ناشتے کے بعد اس کو تیار کرتے، جلدی سے خود بھی تیار ہو جاؤ پھر نکلتے ہیں ہم۔ اس کی گود میں موجود دعا کو پیار کرتا ہوا بولا۔ حیام دعا کا گیلا منہ صاف کرتے ہوئے اس کو باہر لائی۔ رات کو جہانگیر نے ایک شاپ سے ایک سمپل سا سردی کی مناسبت سے دعا کے لیے ڈریس لیا تھا جو حیام نے رات کو ہی چینج کروا دیا تھا۔ ابھی ان تینوں نے مل کے ناشتہ کیا، تھوڑی دیر میں ہی وہ اظہر صاحب کو کال کرتے ہوئے گاؤں کے لیے نکل گئے۔ ان کے جانے کی وجہ سے رمشا کو خود جانا پڑا تھا آج کیمپ کی طرف۔ اب تو سردی کے جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا لیکن آج کل ذرا موسم آبر آلود ہو گیا تھا اور رات کو اکثر بوندا باندی بھی ہوتی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو اظہر صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا کہ وہ 2 منٹ ذرا ہیٹر کے آگے بیٹھ جائے۔ بیٹے کل ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں تو وہاں آپ دھوپ میں سکون محسوس کرو گی۔ اظہر صاحب چائے کا کپ اس کو تھماتے ہوئے بولے۔ کہاں شفٹ ہو رہے ہیں؟ ایک گھونٹ بھرتی ہوئی بولی۔ خان نے ہی کوئی گھر لیا ہے تو کل ہم اس کے ساتھ ہی وہاں جائیں گے۔ حیام اور وہ دونوں پھر بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، انہوں نے تفصیل سے بتایا تو رمشا نے سمجھ کے سر ہلایا۔ سر ابھی اٹھے ہیں؟ چائے ختم کرتے ہوئے وہ کیف کا پوچھنے لگی تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ناشتے سے فارغ ہوتے بیٹھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے تم کتنی لیٹ آئی ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہا تھا، کچھ خیال بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ رمشا کے کمرے میں جانے کی دیر تھی کہ وہ فوراً بھرا بیٹھا تھا جو اس پہ گرجنے لگا، جبکہ اس کی باتیں سن کے تو وہ ہڑبڑا گئی کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا۔